नाज़रीन, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। सोलो नहीं है, आज मेरे साथ एक यूनिक, मुनफरिद और बड़ी रिनाउंड शख्सियत है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, अमेरिका में तो बहुत आबादी जानती है, मगर अब उन्हें उनके बिजनेस के हवाले से पूरी दुनिया जानती है कि उनके ब्रांड एम्बेसडर जो है ज़ोरान ममदानी है। यस, न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोरान ममदानी उनके ब्रांड एम्बेसडर का रोल अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी में तो उन्हें बहुत तवील अरसे से लोग जानते हैं, मगर बच्चे भी उन्हें बहुत जानते हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में किंग कबाब किंग, और उनकी बिरयानी तो आपको पता है कि ज़ोरान ममदानी ने चाइना तक पहुँचा दी है। चाइनीज़ भी जो है टिकटॉक में बिरयानी की बातें कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं शौकत अली, कबाब किंग के ऑनर, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उससे बड़ी ज़्यादा मिमिक्री करते हैं। कपिल शर्मा की दूसरी कॉपी है, मगर मुझे यकीन है कि वो आपके सामने नहीं करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम शौकत, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ टाइम में वक्त दिया। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। मैं बिला तमीज़ आपसे सवाल करूँगा। हम ममदानी पे तो बाद में आएंगे कि ये यारी कहाँ से शुरू हुई, ये कौन सा माफिया है, कब से अमेरिका में है, कब आए, कैसे आए, इतना बड़ा कारोबार, ये सब क्या कहानी है, सब कुछ मुख्तसरन एलिब्रेट करें। मैं सितंबर 9/81 के अंदर मैं कराची से निकला था, और सितंबर 16 को मैं न्यूयॉर्क में वारिद हुआ था, और दूसरे ही दिन सितंबर 10 को मेरी पहली जॉब जो थी वो एज अ डिश वॉशर थी न्यू जर्सी के अंदर, ममोडन काउंटी में कैफ़े जॉन में, जो कि सी फूड रेस्टोरेंट था। अच्छा। तो कराची के अंदर जो है मेरा अलनूर चैम्बर के अंदर तिब्बत सेंटर के पीछे है, मैगजीलैंड में, सेकंड फ्लोर पे एक छोटा सा कैंटीन होता था जहाँ पे मोस्टली हम चाय पीते थे। फिर खाना मैंने खुद ही शुरू किया था पकाना, दाल चावल से शुरू किया था। उस वक्त दाल चावल की कीमत 8 आने हुआ करती थी। ये जो है 67-68 की बात है। उस वक्त मैं जो है 15 साल का था। तो वो जो है मैंने खाना पकाना शुरू किया, वहीं से जो है ये मेरी बिल्डअप शुरू हुई है, जिसको मैं अपनी कमर्शियल लाइफ कहता हूँ, मेरी सक्सेस कहता हूँ। जो कुछ भी है मैं वहीं से जो है सीखा, किया, और फिर उसके बाद जो है 81 के अंदर मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद जो है रेस्टोरेंट का काम मुझे बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि मैंने अपने हाथों से किया था, तो मैं इधर उधर भटकता रहा। बहुत सारे काम किए मैंने। बिला आखिर जो है 95 के अंदर जो है पार्टनरशिप के अंदर मैंने एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम था रॉयल कबाब डाइनर। लेकिन वो पार्टनरशिप जो है ना पूरे 6 महीने भी नहीं चली। पाकिस्तानियों की पार्टनरशिप चलती भी नहीं है। हाँ, तो वो 6 महीने भी नहीं चली। उसके बाद मैंने कबाब किंग खोला, और कबाब किंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। कबाब किंग मैं यहाँ रोकूंगा। आपसे पहले कबाब किंग की जो जगह है मेन ओरिजिनल, ये बड़ी मनहूस जगह करार दी जाती थी। उससे पहले कई लोग आए हमारी आंखों के सामने, और 6 महीने 8 महीने में बंद हो जाता था, जबकि बड़ी बिजी जगह है वो, और मेजर स्पॉट है। जैक्सनाइट इंडियन पाकिस्तानियों की शान हुआ करता था, अब भी है, मगर पहले की बात और थी। वो हर 6-8 महीने में बंद हो जाता था। उसका रेंट बड़ा ही था, और अक्सर पाकिस्तानी लेते थे। उनकी नाकामी की क्या वजह थी, और आपकी कामयाबी की क्या वजह? आपने जो पहला अल्फाज इस्तेमाल किया था कि वो जगह बड़ी मनहूस थी उस वक्त, असल में वो जो है ना रेस्टोरेंट बनने से पहले जाओ बार क्लब था। अच्छा। हाँ, अच्छा, मेरे में नहीं है ये बात। हाँ, तो उन 6 लोगों ने जो मेरे से पहले 4 साल के अंदर 6 लोग आए गए, उन्होंने पाक कर दिया था। तो मैं 7 लकी था, और अच्छा। अल्लाह ताला ने मेरा वहां से लक खोला। नंबर 7 राइट। तो आप कहना चाहिए कि अमेरिका में पाकिस्तान की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री जो भी हमारी कम्युनिटी विदिन है, उसका एक बड़ा सिंबल है। सभी जानते हैं
ट्राई स्टेट एरिया में तो बड़ा नाम है, मगर जैसे इंडियंस ने चीज़ों को फ्रेंचाइज करके आगे बढ़ाया, आपने क्यों रोक के रखा इसको? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है, और जिसको मैं कभी कभी अपने आप पे गुस्सा नहीं होता हूँ, कभी कभी थप्पड़ भी मार लेता हूँ। जिस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे अरूज दिया था 90s और 2000 से पहले तक, और बहुत अच्छा अरूज दिया था, कबाब किंग का नाम जो है ट्राई स्टेट एरिया में जो है बहुत ही मशहूर था। उस वक्त मुझे फ्रेंचाइज खोल लेनी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद जब ये कोविड-19 हुआ 21 के अंदर 22 सेल मेरी बिल्कुल ड्रॉप हो गई। जेब से जो पहले कमाया हुआ था उससे मैंने सर्वाइवल किया। मैंने कोविड के बाद कोविड के दरमियानी जब मैंने रेस्टोरेंट बंद किया, जब उसके बाद खोलने के बाद जो है लोगों के पास बाइंग पावर नहीं था और मेरी सेल जो है काफ़ी हद तक कम हो गई। उस कम होने के बाद जब और उसके बाद 1 साल और मैं इंतज़ार करता रहा कि ये शायद सेल बढ़ जाएगी। जब वो नहीं बढ़ी तो जो आपने मुझे फ्रेंचाइज का भी सवाल किया है, मैंने वो जो मेरी पागलपन की गहराइयों में जो नुकसान छुपा हुआ था, इसको मैंने उठाया फिर दोबारा, और मैंने जो है एक किचन खोल लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज ही मेरे पास वीडियो आई है कि हुड का काम मुकम्मल हो गया है। अच्छा, कहाँ पर? ये वुड साइड के ऊपर है। अच्छा अच्छा। ये मैं गोस्ट किचन खोल रहा हूँ, और फ्रेंचाइज पहले 10 फ्रेंचाइज 10 जो हैं स्टोर्स में अपने खोलूँगा, उसके बाद जो है फ्रेंचाइज अनाउंस करूँगा। अच्छा, हाँ, ताकि पहले मैं पूरा कंट्रोल कर लूँ अपनी, उसके ऊपर नफ़ा नुकसान मैं खुद ही बर्दाश्त करूँ, और उसके बाद देखूँ कि वाकई अब ये नफ़े में आ गई है तो मैं फ्रेंचाइज अनाउंस करूँगा। ममदानी पहली बार कब आए और क्या ताल्लुक है? ये गुजराती ताल्लुक है, मेमन ताल्लुक है, या ये कोई हादसाती? ये हादसाती ताल्लुक है। हादसाती यूं कि ये अपने कॉलेज के दौर से जो है ना कबाब किंग में आ रहा है। ये कौन से सन से? ये मैं 7-8 साल आप समझ लें कि 7-8 साल आ रहा है। और इसने एक दफ़ा आया था मेरे पास और इसने इजाज़त मांगी थी अपना जो है वीडियो बनाने की। ये गाने गाता था और वीडियो बनाता था। अच्छा, गाने भी गाता था? हाँ। अच्छा। तो मैंने अब इसको देखा और मैंने बोला यस गो अहेड बना लो। तो उसने अपनी वीडियो भी बनाई थी। फिर उसके बाद भूल गया, तो फिर ऊपर जो आता था तो मैं इसको एज अ रेगुलर कस्टमर जो है ना मैं ट्रीट करता था। लेकिन आखिर के अंदर जब इसने कैंपेनिंग शुरू की तो कबाब किंग ने इस कैंपेन के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, इसकी कैंपेनिंग में। अच्छा, वो कैसे? वो बस अपना जो इन लोगों की मीटिंगें होती थी, जो कुछ होता था तो ऊपर का हॉल पूरा उन लोगों को दे देना। उसके अलावा पोस्टर्स मैंने लगाए थे कबाब किंग के ऊपर उसके, और जो दूसरी जो लोग आते थे उनको मैं कन्वेंस करता था। और जो भी मेरे से हो सका थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी मैंने कोई कैंपेनिंग की है, लेकिन जो मेरे से हो सका मैंने वो किया। और लेकिन रिवर्स में उसने जो मुझे दिया है, हालांकि मैंने उसको कभी एक दफ़ा भी नहीं बोला कि जो है कि आप इस तरह जो है कहना कि भाई ये कौन सा रेस्टोरेंट आपका फेवरेट है, मेरा नाम, ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ है, उसकी अपनी मर्जी से हुआ है। इसमें members themselves, and thank you to everyone who has done whatever it is that you have over the last year and beyond to bring us to this point, and thank you as always to Kebab King as well. इसमें मेरा कोई दखल जब से नहीं है। आना शुरू किया, महीने में कितनी बार आया करते थे? ये खाना खाने ये महीने में 1-2-3 मरतबा आता था। और कैंपेन के दौरान? कैंपेन के दौरान बहुत ज्यादा है। Who are your go-to? My go-tos? Mm-hmm. My go-tos. Kebab King, Jackson Heights. You gotta go there for biryani. Mm-hmm. It's incredible. अच्छा, बहुत ज्यादा आया। हाँ, और आने से पहले इसने टैक्सी वालों की कैंपेनिंग रखी थी, आने से 3 दिन पहले,
Yo, tonight we made it to one of the most affordable places to eat in New York City. We made it to Kebab King, and tonight we have a special guest. We're here with Zohran Mamdani, who's running for mayor of New York City. Let's go eat. Why do you choose Kebab King, and why is it so special to you? I've been coming to Kebab King for years, man. And Kebab King, for me, a lot of memories after cricket practice or the games that we would play. We would come back to Kebab King. We'd have biryani at Kebab King. When I met with a friend of mine and he told me he was going to run for state assembly. This is back in 2020. उस वक्त सबसे ज़्यादा रुका है, तकरीबन 2-2.5 घंटे जो है वो रेस्टोरेंट में रुका है और बहुत अच्छा क्राउड था और व्लॉग बनाने वाले और सब आए थे और फिर इसने जो है जिस दिन इलेक्शन था उस रात को इनकी कैबिनेट ने CNN और ABC न्यूज़ दोनों तकरीबन 3 घंटे तक हमारे रेस्टोरेंट में भेजे थे। अच्छा, 3 घंटे तक हाँ, CNN और ABC न्यूज़। अच्छा, वो सब उनकी जी गाड़ियां आई थी? गाड़ियां ने पूरे कैमरे वैमरे लेके और ये लोग सब आए थे। अच्छा। हाँ, और एक न्यूज़ वाले के साथ 4-4 5-5 लोग थे। कैमरा मैन 2-2 क्या करते रहे? ये बस जो क्राउड मैंने जमा किया था उनसे इंटरव्यू लेते रहे, बातें करते रहे। तुमसे भी बात की? हाँ, मेरे से भी बात की। अच्छा। हाँ। तो अभी ये जो वीलॉगर आए थे उन्होंने बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और जीतने की मुझे बड़ी ही खुशी है। बिला शुभा ओथ लेने के बाद मेरे ख्याल में परसों आपके आए थे वो? नहीं, अंदर नहीं आए थे, वो बाहरी से जो है मेरे बेटे से चाय वाय पकड़ के चाय पी के और चले गए। क्या मतलब अंदर नहीं आए? अंदर इसलिए नहीं आए, वो आना चाह रहे थे लेकिन उनकी सिक्योरिटी ने कहा कि जो है ना हम 12 मिनट ऑलरेडी लेट हैं और हमें दूसरी जगह जाना है, आप नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, सिक्योरिटी ने साफ मना कर दिया उनको। अच्छा, तो कितनी देर बाहर रुके? वो आए कबाब किंग के लिए थे या कहीं से गुजर रहे थे? नहीं, वहाँ इनका अपना प्रोग्राम था, ये डायवर्सिटी प्लाजा के अंदर उन्होंने अपना प्रोग्राम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी जो है ना आते के साथ ही पहला नाम कबाब किंग से शुरू किया। डायवर्सिटी प्लाजा में किस चीज का प्रोग्राम था? इनका बस ऐसे अपना प्रोग्राम था, इन्होंने स्पीच दी है कोई 12-13 मिनट की। तो वहाँ बंगाली जमा थे? हाँ, बंगाली पाकिस्तानी सब। अच्छा, सारे थे। हाँ। तो आपके साहबजादे के साथ खड़े होके चाय वाय पी और चले गए? आप नहीं थे उस वक्त वहाँ पर? नहीं, मैं नहीं था, मेरा वो सोने का टाइम है। आपसे 2 बजे से पहले उठता ही नहीं। पहले टेलीफोनिक कोई कन्वर्सेशन होती थी या अब होती है कभी, जैसे यार दोस्त होते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं। कैंपेन के दौरान कभी कोई? कैंपेन के दौरान जब आमने सामने होते थे उसी वक्त बात होती थी, कभी फोन पे बात नहीं। ममदानी को गुजराती आती है? अरे पक्की, वो गुजराती बोलता है, मेमनी बोलता है, उर्दू इतनी साफ बोलता है। उर्दू तो बोलते हैं। हाँ, और उसकी फैमिली भी कभी आई? नहीं, कभी नहीं आई। वालिद भी नहीं, वालदा भी नहीं, कभी नहीं। अगर खामोशी से आए हों किसी वक्त, जैसे ये आता था खामोशी से आता था, खामोशी से चला जाता था, वो आए हों तो मुझे नहीं पता। ममदानी आपके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, कितना फर्क पड़ा बिजनेस पर? अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क पड़ा है। नए काफी नहीं, 20%, 30-40, ऑलमोस्ट 15 to 20% जो है अच्छा प्रोग्रेस हुई है। जो मतलब गोरा कस्टमर भी आया? हाँ, गोरा कस्टमर भी आया और नए पाकिस्तानी चेहरे मुझे बहुत नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट जो है ना ब्रांड पाकिस्तानियों से हटके बांग्लादेशी ब्रांड बन गया है। हमारी मोस्टली कैटरिंग भी जो है बांग्लादेशियों में हो रही हैं और पाकिस्तानी जो हैं वो मोस्टली जो है लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं। लॉन्ग आइलैंड में इतने रेस्टोरेंट खुल गए हैं कि वो वहीं के वहीं जो है अपनी कैटरिंग करवा लेते हैं। एग्जैक्टली। तो वो यहाँ तक आते नहीं क्योंकि यहाँ पार्किंग का मसला ये सारा है। लेकिन आपके तवज्जुह से मैं इन सबसे जो है ना कहूँगा कि कबाब किंग जो है 30 सालों से आपकी खिदमत कर रही है और आप हमें दोबारा कैटरिंग दें। हमें पाकिस्तानियों की कैटरिंगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। लॉन्ग आइलैंड में क्यों नहीं खोलते अच्छा एक रेस्टोरेंट? अब ब्रांच खोलूंगा ना, ब्रांच खोलूंगा और एक ब्रांच नहीं खोलूंगा, कम से कम नासा और सफक के अंदर मिला के टोटल 5 ब्रांचें खोलूंगा इंशाअल्लाह। शौकत, एक बात बताइए, आप इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल भी और बहुत पुराने भी हो गए। इंडियन के हमारी कम्युनिटी 2 मिलियन अराउंड है और ये नॉर्थ ईस्ट सबसे बड़ा है। हम एक बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट क्यों नहीं बना सके? हमारे एक आबादी बड़ी
लॉन्गलैंड में भी रहती है, रॉकलैंड काउंटी में भी है, मिलियनर बिलियनर भी हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, मगर जैसे इंडियन ने रेस्टोरेंट बनाए हम ऐसे क्यों नहीं बना सके? वो इसलिए कि इंडियन हमसे बहुत पहले आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग जो है ना 67 से आना यहाँ शुरू हुए हैं अमेरिका के अंदर। पहली खेप जो आई थी यहाँ पे जो 67 के अंदर, वो फार्मासिस्ट थे। फिर उसके बाद जो है लोग आहिस्ता 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 अमेरिका आना, लंदन तो जाते थे लेकिन अमेरिका तक नहीं आते थे। तो 80 से तो हाँ 80 से तो बहुत लोग आए हैं। तो एक तो ये कि इनकी आबादी हमारी आबादी से वैसे ही जो है वो 1.4 बिलियन वैसे ही हो गए हैं ये लोग, और जो है हमारी आबादी उनके मुकाबले में मेरे ख्याल से 15% है। तो इतनी बड़ी आबादी के मुकाबले में यहाँ उनकी 4.7 मिलियन है। हाँ 4.7 मिलियन है अमेरिका में, हाँ और हमारी सेंसस तो कुछ और कहता है, मगर अराउंड 2 मिलियन पॉपुलेशन है। हाँ। तो आधी ऑलमोस्ट कह सकते हैं। हाँ तो ये है। और मैंने येलो कैब 7 साल चलाई है। जी मेरे एक दिन मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था लगवाड़िया के लाट के अंदर, एक साउथ इंडियन से मैं बात कर रहा था। वो कहने लगा हमारा एरिया जो है ना वो ड्राई एरिया है। तो मैंने बोला कि फिर वहाँ की इंडस्ट्री क्या है? तो उसका जवाब मुझे आज तक याद है। उसने कहा एजुकेशन। आप ये देखेंगे साउथ इंडियन जो भी आता है वो एजुकेशन अपनी पूरी ख़त्म करता है, कोई भी काम करे लेकिन एजुकेशन ख़त्म करता है। मेरे पास एक लड़का जो है आरिफ नाम का आया, वो भी हैदराबाद से था, हैदराबादी इंडियन था। वहाँ से जो है आईटी के अंदर मास्टर करके आया था, और साइबर के अंदर यहाँ इसने डबल मास्टर किया। अभी वो तकरीबन $2 लाख साल के कमा रहा है, और उसने मेरे पास 3-4 साल काम किया। पूरी फैमिली एजुकेशन। रेस्टोरेंट क्यों नहीं है? यही बात बता रहा हूँ ना कि हमारे जो लोग आते हैं ना, वो आते हैं, आने के बाद एजुकेशन लेने के लिए आते हैं, घर से एजुकेशन के नाम से चलते हैं, और इधर आके जो है ना टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमारे 25,000 डॉक्टर हैं, कुछ 60, 70, 80 हज़ार आईटी इंजीनियर्स भी हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो पुराने डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान से डॉक्टरी करके आए थे, और उस दौर के अंदर अमेरिका को डॉक्टरों की ज़रूरत थी। ये वही डॉक्टर हैं, नए डॉक्टर बहुत कम हैं। नहीं, अभी 1056 डॉक्टर इस साल आए हैं। आए हैं ना, यहाँ से बच्चे पढ़ के कितने बने हैं। अमेरिका में जो भी आता है इंडियन बच्चा, वो अपनी एजुकेशन पूरी करता है। पाकिस्तान से जो आता है पूरी नहीं करता। जो पूरी नहीं करता फिर वो अंडर $5,000 महीने के कमाता है। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो एजुकेशन रेट है ना, चाइनीज और इंडियन के बिल्कुल आसपास है। मैं नहीं मानता, क्योंकि ये रिकॉर्ड है। क्योंकि मैं तो वैसे बिजनेस के अंदर हूँ जहाँ पे सारे नए स्टूडेंट आते हैं। इस वक्त मेरे पास 4 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, सब जो हैं उसके उस नाम से आए थे। नहीं, ये तो पाकिस्तान से आने वाले हैं ना, पाकिस्तान से यहाँ आने के बच्चे ग्रो हुए हाँ। हैं। यहाँ से ग्रो होने वाले की एक अलग ही बात है। अब जो नई जनरेशन है ना, उनको ज़रूरत है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट। पहले हमारी जो जनरेशन थी ना, आज से कोविड से पहले तक, वो जो है ना तकरीबन मोस्टली पाकिस्तानी, मैं कहूँगा 80% पाकिस्तानी जो थे ना, अंडर $5,000 मंथ कमाने, $60,000 अंडर $60,000 कमाने वाले थे। तो दे कैन नॉट अफोर्ड इट बिग रेस्टोरेंट। हम बड़े स्टोर भी बनाने में नाकाम रहे इंडियन के मुकाबले में। अपना बाजार से लेकर पटेल ब्रादर्स और दूसरे, आप मेमन ब्रादरी जो कारोबारी पुश्तौन से, आपने बड़ा कामयाब वेंचर किया, मगर इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारे ग्रोसरी स्टोर ऑलमोस्ट नहीं, खत्म हो गए। हम पाकिस्तानी जो है ना, वो एकदम तोप चलाने की कोशिश करते हैं। अगेंस्ट ऑफ 12 लोगों के एक पाकिस्तानी है, 12 इंडियन के मुकाबले में एक पाकिस्तानी है। तो अगर 12 लोग के मुकाबले में एक आदमी जो है ना, वो इतना नहीं होता। 12 आदमी मिलकर तरक्की करते हैं ना। और एक दूसरा मसला ये भी है कि
नहीं, खुल के बोले, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं आप नहीं, चलो मैं ये नहीं लर्निंग होगी कम्युनिटी की, अच्छा है, फायदा होगा हाँ, उनको। क्योंकि बंगालियों में मैंने देखा इस वक्त मेरा बिजनेस जो है ऑलमोस्ट 75% बंगालियों के साथ है। उनके अंदर मैंने देखा कि अगर 5 लाख का कोई बिजनेस करना होता है ना, 5 आदमी 1-1 लाख जमा करके और बिजनेस शुरू कर देते हैं। अगर 5 आदमी नहीं होते तो उसमें से 3 आदमी 1-1 लाख वाले होते हैं और 4 आदमी 50-50 हज़ार वाले होते हैं। अभी इस वक्त जो कोविड के बाद जो है जो बिजनेस इन लोगों ने किया है इस तरह, जिसके अंदर पुराने मकान खरीद के और बेचना, ये किया, मैंने एक पाकिस्तानी नहीं देखा कि जिसने 2 या 3 ने मिलके जो है ना 5 लाख का मकान खरीदा, उसको बना के 6, 6.5, 7 लाख में बेचा हो। बंगालियों को मैं कई बंगालियों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने $50,000 के शेयर बेच के और मकान लिए और ख़रीदे और बेचे। तो शायद ये हमारी बदनसीबी है। आप 4 भाई मेरे ख्याल में इस बिजनेस में हैं। हाँ, तो चारों एक ही जगह पे रहे, आप लोग भी स्प्लिट हो सकते थे बहुत पहले। स्प्लिट से मतलब ये कि वेंचर को बड़ा किया जा सकता था, मुख्तलिफ बड़े रेस्टोरेंट बन सकते थे। कबाब किंग मनमानी जो आज आए हैं, बिलाशुबा उन्होंने बहुत बूझ दिया, मगर किंग कबाब किंग तो बहुत तवील अरसे से, जब से अमजद ने नगमा गाया, और पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तो हमेशा से आपका दोस्त रहा है। तो उस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी? मैं ये बात अभी तक नहीं समझ पाया। तवज्जो देखो, इसमें मेरी जो सबसे बड़ी गलती है, जिस वक्त ये मेरे बहन भाई और ये सब जो आए थे पाकिस्तान से, सब इकट्ठे आए थे 2013 के अंदर, और 13 के अंदर हमारा रूज का टाइम था। अगर मैं उस वक्त फ्रेंचाइज खोल लेता तो शायद ये सब बच्चे जो है इस काम के अंदर आ जाते और आज हम सक्सेस होते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने फ्रेंचाइज नहीं खोली, तो हर बच्चा जो है अपने वक्त के साथ, मेरे ख़ानदान के तमाम बच्चों ने जो है ना कबाब के अंदर काम किया और अच्छे पैसे बनाए सब ने अपने स्टूडेंट लाइफ में, और जो शुरू की उनकी अपनी लाइफ थी स्ट्रगल की, उसके अंदर उन्होंने अच्छे पैसे बना के अब वो सब लोग जो हैं अपने अपने अलग अलग कारोबार के अंदर सेट हैं। अब वो इतने मजबूत अपने कारोबार में हो चुके हैं कि मैं उनको दोबारा लौट के जो है अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में नहीं ला सकता। लेकिन अब मैं फ्रेंचाइज खोल रहा हूँ तो शायद बच्चों का रुझान वापस इस तरफ आए। जो कामयाबी आपको यहाँ मिली, शुबा एफर्ट भी है, डेडिकेशन, पैशन, हमने आपको 18 घंटे रेस्टोरेंट पे देखा है। जब कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, क्या इतनी मेहनत करके ये कामयाबी पाकिस्तान में हासिल की जा सकती है? नहीं, मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में जो टैलेंट है ना, वो बगैर सोर्स के बिल्कुल बेकार है। ये हमारी नेचर है पाकिस्तानियों की कि जब तक कोई पीछे सोर्स ना हो या कायदे आज़म साथ ना हो, मतलब पैसा साथ ना हो, जब तक ऐसे टैलेंट हैं जो बेचारे दफन होके मर जाते हैं, आगे नहीं आ सकते। मतलब सिस्टम की खराबी है? नहीं, सिस्टम ही खराब है। सिस्टम ही खराब है मुकम्मल। सिस्टम ही खराब है, सिस्टम की खराबी नहीं है। कराची ने, पाकिस्तान ने आपको बनाया, हाँ। आगे बढ़ाया, आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए? कराची और पाकिस्तान के लिए क्या किया हमने? कराची और पाकिस्तान के लिए जो है हम बहुत कुछ करना चाहते थे, गए भी थे, उधर इन्वेस्ट भी की, लेकिन हमें इसकी तफसील मैं नहीं दूंगा, लेकिन हमें अफसोस है कि हमें वापस आना पड़ा। वो जहाज आपके बारूद के फट गए थे, वो क्या कहानी थी? हाँ? बारूद के जो जहाज फट गए थे? नहीं, वो मेरी कहानी नहीं है। वो मेरी बिल्डिंग में मिट्ठू रहता था, उसका भतीजा था, ये उसकी कहानी है, और वो भी इल्ज़ाम उसके ऊपर तो थोपा मैं गया समझना था। चाहता हूँ, वो आपके हवाले से मशहूर है वो। अब देखो, अभी आपने इस सिस्टम की बात की, जी जी। अब मैं इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है उसके इस केस के अंदर। उस दौर के अंदर दुबई से मिट्ठू जो है कपड़ा इंपोर्ट करता था,
चाइना इतना भी तरक्की पे नहीं था। मुख्तलिफ जगहों से दुबई के अंदर जो है ना कपड़े आते थे। 2003 या 4 की बात है। हाँ, तो कपड़े आते थे। कराची पोर्ट के ऊपर वो जहाज आके लंगर होता था, वहां रुकता था। अगर आप कराची में कस्टम कराते हो ना, तो वो जो कंटेनर है ना 7 लाख में क्लियर होके आपके गोदाम पे आता था। अगर आप सियालकोट समड़ियाल के अंदर वो आप करवाते हो, वही बंदा 4 लाख में दोनों तरफ की ट्रकिंग भी उसी 4 लाख में होती थी। कराची वहां तक पहुंचता भी था। हाँ, वहां तक पहुंचता था, समड़ियाल में होता था, और है ना क्या बोलते हैं वो कराची आगे हम गोदाम में उतारता था माल। अभी आपने सिस्टम की बात की। यहाँ सिस्टम फूड बिजनेस सबसे सेंसिटिव, बड़ा नाजुक बिजनेस है। जी जी फूड अथॉरिटी 2 मिनट में पहुंच जाती है। जी जी बिल्कुल। कितना कोऑपरेटिव है ये सिस्टम और कितना इजी है ये सिस्टम कंपेयर टू पाकिस्तान? ये सिस्टम जो है बिल्कुल इजी है। आप इनके बनाए हुए कानून को अप्लाई करें अपने बिजनेस के ऊपर, वो आएंगे और देखेंगे, चेक करेंगे अपने मायार से, और हर चीज़ सही होगी। आपसे ना चाय मांगेंगे ना पानी मांगेंगे। पानी पैसा भी तो नहीं चलता। नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो पानी भी जो है ना हमारी रेस्टोरेंट से जिसको इंस्पेक्शन कर रहा है ना, वो पी नहीं सकता, वो खरीद के लेता है पानी। और अगर सब कुछ सही है तो वो सेट करके चले जाते हैं। 0.28 होने चाहिए कि 28 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 28 पॉइंट से ज़्यादा होते हैं दोबारा आते हैं, फिर वो हम लोग जो है उसको सही करके रखते हैं, फिर वो 25, 26, 27 पॉइंट पे जो है पास करके और चले जाते हैं। बतौर पाकिस्तानी तो कोशिश तो की होगी ना माल लगाने की, जो हम लोगों की आदत है। इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत ही नहीं है। इतनी हिम्मत नहीं है। यहाँ हिम्मत नहीं होती। हाँ हाँ, पाकिस्तान होता तो हमें मालूम है कि कानून ही यही है कि वो आया है तो पैसे देने ही देने हैं, नहीं देंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो बोलेंगे माई बाप आपकी फीस क्या है। आपको 30 साल हो गए बिजनेस हाँ। करते हुए, आपने हाँ। टैक्सी भी चलाई और भी बड़े काम किए। ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, कम्युनिटी जो ग्रो कर रही है, बच्चे भी हो रहे हैं, कल्चर के करीब भी हैं, देसी फूड भी खाते हैं, हाँ, ये कब तक की बाहरें नजर आती हैं? एक पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो बिजनेस है, जो कम्युनिटी रिलेटेड बिजनेस है, ये बाहरें ख़त्म हो चुकी हैं, अब आखिरी सांसें ले रही हैं। कबाब किंग जो है और इस जैसे रेस्टोरेंट जो हैं वो आखिरी सांसें ले रहे हैं। पूरे लॉन्ग आइलैंड के अंदर 2-3 रेस्टोरेंट हैं, कमा रहे हैं, बाकी सारे हैंड टू माउथ हैं। उसकी वजह? उसकी वजह आपस का कंपटीशन। हम पाकिस्तानी है ना, आपस में ही लड़ते हैं। वो तो इंडियन के भी 6-7 हैं एक फील्ड में रेस्टोरेंट। हाँ, वो आपस में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है ना क्या बोलते हैं 999 के हलीम और 2 नान बेच रहे हैं, $6 की बिरयानी बेच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बिजनेस आखिरी सांसें ले रहा है, तो फूड इंडस्ट्री जो है वो कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी पिछले दिनों नागरन में बताया गया कि जी हलाल फूड फेस्टिवल भी हुआ और लोगों ने उससे पैसे भी कमाए। तो क्या ये फेस्टिवल की हद तक, जैसे म्यूजियम होता है उसकी हद तक रह जाएगा सारा कुछ? आप अगर फेस्टिवल में आते तो कबाब किंग की तरह, कबाब किंग था, कबाब जी था, और ऐसे 4-5 रेस्टोरेंट और थे। बाकी जो है ना 80 to 90% न्यू जनरेशन फूड था। बर्गर्स, फ्रेंच फ्राई और स्टेक्स और इस तरह की चीज़ें थी। क्योंकि न्यू जनरेशन जो है ना हलीम, निहारी, पाया, इस किस्म की चीज़ें जो है ना अब खाना पसंद नहीं करती न्यू जनरेशन। और हम जैसे जो लोग हैं 70+, मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 71 मैंने क्रॉस कर लिया है। अब मेरी क्या लाइफ होगी? अगर मेरे से कोई 10 साल छोटा है उसकी भी क्या लाइफ होगी?
तो अगले 10-15 साल के अंदर ये बिरयानी जर्दा कौरमे के रेस्टोरेंट खत्म हो बिरयानी तो जाएंगे। यंग जनरेशन भी बहुत पसंद करती है। पड़ती है, शायद चंद चीज़ें जो हैं वो जो है फ्यूजन में रह जाएं, लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अभी आप देखें कि जो चाय के कैफ़े खुल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। नई जनरेशन वहाँ बैठी भी होती है, और एक चाय जो हम $1.5 की बेच रहे हैं वहाँ पर वो $7 की ख़रीदते हैं। जी। जो हम कबाब रोल $5 का बेचते हैं वो कबाब रोल वहाँ पे जो है 9.99 का $10 का ख़रीदते हैं। बस माहौल उन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। अब मैं जो नई फ्रेंचाइज खोल रहा हूँ ना, उसके अंदर न्यू जनरेशन फूड में लेके आ रहा हूँ, और उसके अंदर हर चीज़ होगी न्यू एंड ओल्ड जनरेशन फूड जो होगा ना, जो हमारा रिवायती फूड है वो जो है 30% होगा, न्यू जनरेशन फूड जो है 70% होगा, जिसके अंदर मैं मेडिटेरियन लेके आ रहा हूँ और इजिप्शियन फूड शामिल लेके आ रहा हूँ। दोनों के कुक मेरे पास तैयार हैं। शादियों का फूड तो कायम रहेगा, ये भी चेंज हो जाएगा? शादियों का बड़ी तकरीबात होती हैं ना, हाँ, उसमें मेरे ख्याल से मिला जुला रुझान रहेगा। जब तक बाप शादियों के पैसे पे कर रहे हैं, जब तक जो है ये आपको कौरमा बिरयानी नज़र आएगी, जिस वक्त बच्चे खुद पे करना शुरू करेंगे ये भी गायब हो जाएगी। ये भी गायब हो जाएगी। हाँ, 45 साल हो गए तकरीबन आपको अमेरिका में? बिल्कुल, पूरे 45 साल। 45 साल हो गए। क्या सीखा क्या अमेरिका से? क्या है अमेरिका? जब अगर आप बयान करें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, ख़ानदान को, या पाकिस्तान से आने वाले गेस्ट को अमेरिका को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अमेरिका को मैं जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का एक स्लोगन है ना अमेरिका के लिए, मैं कहता हूँ कि ये 100% सही है। ये टैलेंट की कदर करता है, बल्कि दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड लोग हैं वहाँ से सारे टैलेंट उठा के यहाँ लेके आता है, और जो यहाँ का टैलेंट होता है उसकी पूरी इज्जत करता है, पहला चांस यहाँ के टैलेंट को देता है, और डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने बच्चे को कैसे राइज करते हैं, उसको क्या टैलेंट देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो है PhD कर ले या डॉक्टर बन जाए या कर ले। किसी भी फील्ड के अंदर अगर उसके अंदर टैलेंट है ना, वो रिग्रेट नहीं होगा, वो उससे यहाँ पे अपनी माशी हालात बेहतर से बेहतर बनाएगा वो। लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। कितने % न्यू जनरेशन के बच्चे देसी फूड लेने आते हैं? न्यू जनरेशन के बच्चे 10 to 15%। 10 to 15%। हमारे यहाँ जितना भी कस्टमर है ओवर 40 है मोस्टली। ममदानी के हाँ, उसके कंप्लेंट बाद से ये जो कितना फर्क पड़ा? 20% जो फर्क पड़ा है ना, ये सारा न्यू जनरेशन आ रही है। न्यू जनरेशन। न्यू पाकिस्तानी चेहरे नज़र आ रहे हैं जो हमने वहाँ पे, क्योंकि हमारा मोर देन 75% रेगुलर कस्टमर है। हम अपने कस्टमरों को बाय फेस जानते हैं, बाय नेम जानते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सिटी अपनी पार्टियों में बिरयानी मंगवाएगी? मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। पाकिस्तानी कम्युनिटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं अमेरिका में, एक न्यूयॉर्क में? आपका इंटरेक्शन है बड़े पैमाने पर, शादियों से लेकर छोटी पार्टियों तक। अब पाकिस्तानी जो हैं उनके बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ लिख के जवान हो गए हैं, मार्केट में आ गए हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, और मोस्टली बच्चे जो है ना ओवर $100,000 कमा रहे हैं। अब जब शादी वगैरह के अंदर हम जाते हैं, जवान बच्चों को देखते हैं, खुशी होती है। उनको देख के जो है लगता है कि अब हम इंडियन के मुकाबले में आ गए हैं। इनकी शादियां कामयाब हो रही हैं? शादियां कामयाब जो है, ये जो मैं सोचता क्या, मेरे पास तो केस आते हैं, क्योंकि मेमन जमात में भी मैं हूँ, और दूसरे भी लोग आते हैं, मशवरा करते हैं। शादियां जो हैं इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो रही हैं, दूसरी शादी कामयाब होती है। कितनी ऐसी शादियां आपके जहन में हैं
कि पहली शादी का खाना भी आपने किया और दूसरी का भी, कितने % आपके ख्याल में हो रहा है ये? असल में वजह ये है कि यहाँ की जो नई जनरेशन है ना, वो पेरेंट्स की शादी को फोर्स मैरिज कहती है। फोर्स मैरिज जो होती है ना, अगर माँ बाप ने नहीं बेटा इसी से कर लो, पाकिस्तान से पकड़ के लिए आते हैं, पाकिस्तान से जो पकड़ के लिए आते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उन दोनों के मिजाज के अंदर जो है ना बहुत फर्क होता है, इसलिए वो फेल हो जाती है। अगर दोनों यहाँ के होते हैं और फिर भी अगर माँ बाप ने बाई फोर्स कराई है, तो उसको भी मैंने टूटते हुए देखा है। और इसके अंदर मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ कि मेरे घर में भी एक हादसा हो चुका है। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि फोर्स मैरिज ना करवाएं, उन्हें चूज करने दें। आपके साथ तो एक हादसा आपके जवान बेटे का भी हुआ। हाँ, एक मेरे जवान बेटे का भी हुआ है। वो तो अल्लाह की मर्जी थी कि आपके ख्याल में हमारी जनरेशन, आपकी जनरेशन जो एक जनरेशन है, इसके जाने के बाद ये जो नई जनरेशन है, इसका कोई कनेक्शन अपने बैक होम से, अपने माँ बाप के, ये जो बच्चे हैं उनके माँ बाप से? आप रिपीट करेंगे सवाल? सॉरी, रिपीट करेंगे सवाल? मैं कहने चाहता कि ये जो नए बच्चे हैं, हमारे आपके जाने के बाद इनका कोई कनेक्शन आपको नजर आता है पाकिस्तान से कंटिन्यू? 95 के अंदर मेरे अब्बा आए थे। हम लोग जैक्सन आइलैंड में रहते थे, 95 5th स्ट्रीट की और 37 और 35 एवेन्यू के दरमियान में। हमारी बिल्डिंग के अंदर एक गयानी फैमिली रहती थी, मुसलमान। उसकी 5 बेटियां थी, एक बेटा था, और बच्चे उसके बड़े तमीज़दार थे। लेकिन उन्होंने जो है ना घुटने से नीचे तक के फ़राक पहने हुए थे और नीचे जो हैं शॉर्ट्स पहनी हुई थी लड़कियों ने, और सब मुसलमान थी। माँ ने स्कार्फ पहना हुआ था। तो मेरे अब्बा ने उनके साथ तकरीबन 15-20 मिनट बात की खड़े होके। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। वो जैसे गए ना, तो मेरे अब्बा ने जो है मेरी तरफ मुस्कराया और कहा, बेटा तुम कितनी भी कोशिश कर लो ना, तुम्हारी 3rd जनरेशन ये होगी। ये आपके सवाल का मुकम्मल जवाब है। तो तीसरी जनरेशन के बाद हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि कितनी % एक फैमिली से वो रिवायत पे कायम रहेगी और कितनी जो है यहाँ के रंग में रंग जाएगी। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, आखिरी से मतलब कि मेन आखिरी सवाल है। 40-45 साल के बाद जब बैठ के पूरा गौर करते हैं, कामयाबियां भी हैं, हादसात भी हैं, अजनबियत भी कहीं मौजूद रही है, हाँ। तो आने का फैसला दुरुस्त लगता है या गलती अब महसूस होती है कि गलती हो गई थी? मैं खुश नसीब होकर यहाँ आ गया। अच्छा। और मैं एजाज भाई जो मुझे यहाँ लेके आए थे, उनको हमेशा याद करता हूँ, अपने दुआओं में याद रखता हूँ। मैं कराची के अंदर जो मैंने अपनी कैंटीन की बात की थी, उस कैंटीन के अंदर सुबह जो है 8 बजे चाय बना रहा था और चाय का खाना पका रहा था। एजाज भाई आए, कहने लगे कि यार शौकत मुझे 2 चाय जो है ना ऑफिस में भिजवा दो। तो मैंने कहा कि 8:45 बजे वेटर आएगा, बार वाला आएगा, तो मैं चाय भिजवाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं यार प्लीज़ शौकत जो है ना, एक दोस्त आया हुआ है, तू अभी दे जा। मैंने स्टोव, जो गैस वाला स्टोव होता है ना, वो स्टार्ट किया और उसके ऊपर जो है ना चाय फटाफट बना के और उनको कमरे में देने के लिए गया। तो वो एक अमेरिकन वीज़े को टेस्टिफाई कर रहे थे एजाज भाई। वो यूँ उठा के यूँ चेक कर रहे थे। तो वो कह रहे थे ये वीज़ा गलत है। हाँ, खमीसानी ट्रेवल एजेंट का बंदा था। कहने लगा यार मैं कल इसको खुद अपने हाथों से अमेरिकन कॉन्सुलेट से उठा के लाया, आप कैसे कहते हो कि ये वीज़ा जाली है? तो मैंने एजाज मैं अंदर लेके गया तो इन दोनों की ये आखिरी गुफ्तगू सुनी कि आप कैसे कहते हो कि ये वीज़ा जाली है। इतनी मैंने गुफ्तगू सुनी। तो मैंने कहा कि एजाज भाई मुझे जो है ना पासपोर्ट दें। मैंने यूँ उठाया, यूँ चेक किया, मैंने बोला ये असली है। एक बार वाला, एक चाय वाला ऑफिस के अंदर जाके पाकिस्तान में इस किस्म की बात करे, कौन उसकी बात को मानता है? तो एजाज भाई बोलते हैं तूने कैसे बोला कि ये जो है ना क्या बोलते हैं असली है?
मैंने बोला जब आप इसको करेंगे ना, उस जमाने में जो वीजा मिलता था ना, इसके विंग में एक तरफ यूएस से लिखा हुआ था और एक तरफ झंडा था। वो जो झंडा होता था ना और यूएसए जो लिखा होता, जब यूं करते थे ना 100% नजर नहीं आता था, एक झलक नजर आती थी और 3 कलर तब्दील करता था, तीन दफा झलक नजर आती थी। तो मैंने वो निशानी उनको बताई, जब उन्होंने उसके ऊपर गौर किया तो कहने लगा हाँ। बोला तुझे कैसे पता चला? मैंने बोला मेरा अमेरिका का वीजा लगा हुआ है। अच्छा, तुम्हारा वीजा पहले से लगा हुआ था? 5 महीने हो चुके थे मेरा लगा हुआ था। किस बुनियाद पे लगवाया था? है बस ऐसे ही दोस्त बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, अमेरिका जाना है चलो, तो वो सब के सब तो चले गए। मैं उस वक्त जो है ना 81 के अंदर 50 रुपए रोज, 1500 रुपए महीना घर पे देता था। बड़ी बात थी, बहुत पैसे होते थे। 25 रुपए कैंटीन से देता था, 25 रुपए जो है हार्डवेयर की दुकान थी सोराबकोट के अंदर उससे देता था। तो मैंने बोला यार मेरा अमेरिका यही है, मुझे नहीं जाना। एजाज भाई ने बोला अगर तेरा वीजा लगा हुआ होगा ना, तेरा टिकट मैं दूंगा। मैंने बोला एजाज भाई देखो मुकर्रर नहीं। मैं दूसरे दिन जो है ना वीज़ा ला के उनको दे दिया। एजाज भाई सोचने लग गया ये क्या है। मैंने बोला एजाज भाई मुझे जाना ही नहीं है, मुझे टिकट भी नहीं चाहिए। कहने लगा चल मैं तुझे एक ऑफ़र देता हूँ, मैं 3000 रुपया महीना तेरे घर पे दूंगा। उस वक्त 10 रुपए का डॉलर था। 3000 रुपये तेरे घर पे दूंगा और वहाँ पे इस वक्त 3 रुपये 25 पैसे पर आवर जो है ना चल रही है। मैं तुझे जो है ना $3 दूंगा पर आवर, और है ना क्या बोलते हैं 3000 तेरे घर पे दे दूंगा। तू 6 महीने काम करना, दिल नहीं लगे तो आ जाना। उन्होंने ये ऑफ़र दी, मेरा भी दिल हो गया। मैंने अपनी टिकट ख़रीदी, पहुंच गया यहाँ पे 16 सितंबर 1981 में। और मैं जो वहाँ से चला था तो ड्रीम लेके चला था। पहला इश्क कहाँ किया? पाकिस्तान में? यहाँ है पहला इश्क कहाँ किया? पाकिस्तान में गया था, वही अभी तक मेरे साथ ही पड़ी हुई है। ये सच्ची बात है। हाँ, हाँ। वही है। हाँ, वही है। तो शादी से पहले इश्क था? है शादी से पहले इश्क नहीं, हम फर्स्ट कजन हैं, ताया और चचा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं मेहमान इश्क नहीं करते? है मेहमान इश्क नहीं करते? मेमन भी इश्क करते हैं और इश्क हुआ था और घर वाले जान गए थे कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्होंने जो है हमारी मंगनी करवा दी। नहीं, छुप छुप के मिलते हुए पकड़े गए? नहीं नहीं, छुप छुप के कभी नहीं मिला, खुलेआम मिले जब भी मिला। मतलब मिलते थे? हाँ मिलते नहीं थे। वो हमारे घर आती थी, मैं दादी के बहाने दादी खाला फूफी के घर तो सब जाते हैं। वो हमारे घर रुकने आती थी। और हाँ, तो तुम वेट करते थे कि अब कब आएंगी? नहीं, हम पहले तो एज अ कजन ही जो है था, कोई ऐसा कुछ पता नहीं था कि इश्क हुआ है या नहीं हुआ है। एक दिन जो है ना क्या बोलते हैं 2 कमरों का हमारा तो फ्लैट था टोटल। अच्छा। हाँ, ये जो है 2 कमरों में हम 7 बहन भाई सोते थे और माँ बाप समेत। तो रात के 9 बजे हम लोग बिस्तर में घुस जाते थे। उसमें जो है हम बातें कर रहे थे, स्टूडियो नंबर 9 प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त रेडियो पे, ड्रामा। तो मेरी जो वाइफ है आज, वो आ गई और है ना क्या बोलते हैं, मैं बैठा हुआ था, मेरा हाथ यूं करके यूं तकिए पे यूं पड़ा हुआ था। इसने आके मेरा हाथ पकड़ के यूं 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 करना शुरू कर दिया। मुझे उस वक्त कुछ पहली दफ़ा जो दिमाग में घंटी बजी थी ना, वो मेरी पहली घंटी थी। अब उसके दिमाग में क्या था ये मुझे नहीं पता। बाद में पूछा नहीं? है पूछा नहीं बाद में? नहीं पूछा नहीं। मुझे फिर उसके बाद जो है थोड़ा मुझे एहसास होने लगा, करने लगा। और घर के अंदर दादी जो थी उनकी नज़रें 4 थी। उन्होंने बोला, मेरी अम्मी को बोला, हमारी अपनी ज़बान के अंदर मेम निकला, इन्हीं लोग जी गालियों अगिया वधे, इन्हीं से पहला बोझी मंगनी कराए दे। अच्छा, इससे पहले के बात आगे बढ़े और मामला खराब हो तो मंगनी करवा। हमारी 6 साल मंगनी रही। अच्छा, 6 साल मंगनी रही। हाँ। अब तो मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के कब्रिस्तान भी यहाँ पर है। हाँ। तो ख्वाहिश यही है कि यहीं पर या पाकिस्तान जाए आखिरी? भाई आज से 20 साल पहले तक मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं अपना आखिरी वक्त पाकिस्तान में गुजारूंगा।
लेकिन पाकिस्तान के हालात देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट के, मैं कहता हूँ यहीं रहना बेहतर है, यहीं दफन होना बेहतर है। वो हेल्थ डिपार्टमेंट के क्या हालात हैं? वहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल में जाओ आपको निचोड़ देते हैं और देखते हैं कि इसके पास कितना पैसा है, उस हिसाब से उसका इलाज करते हैं और उस हिसाब से उसको बिल देते हैं। आजकल तो गरीबों को भी घुसते के साथ ही लाख रुपया मांग लेते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का कोई सिस्टम नहीं है कोई। आखिर में ये बताएं कि इस कम्युनिटी को आप समझते हैं कि कभी यूनाइट होगी और एक बिजनेस कम्युनिटी, एक एजुकेटेड कम्युनिटी के तौर पर सिस्टम का हिस्सा बनेगी और पॉलिटिक्स में कोई बड़ा रोल अदा करेगी? देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये क्या होगा। हर काम का नतीजा जो है ना, उस मोहल्ले के सिस्टम से, उस शहर के सिस्टम से, उस मुल्क के सिस्टम से, उस न्यू जनरेशन के अंदर एक मयार पैदा होता है। अगर हम अपना सिस्टम ही सही कर लेना, हमारे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। शौकत, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मज़ीद तरक्की दे, और आपकी जो चेन आने वाली है उसके लिए हमारी दिली दुआएं हैं। और कम्युनिटी से भी दरख्वास्त है कि किंग कबाब किंग को आप जब फ्रेंचाइज में देखें तो उसके सपोर्टर बने, ममनानी का साथ दे और बिरयानी करते रहिए। आज के लिए जान दीजिए, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।